ये कहानी एक ही परिवार की दो बहुओं की है, जिसमें जेठानी देवरानी से बहुत जलती है। आइए देखते हैं क्यों। अरे कितनी सुंदर लग रही है। कौन? अच्छा भाभी। बात तो सही कही, भाभी है तो बहुत सुंदर। क्यों निशा भाभी, सही कहा ना? हाँ, छोटी उम्र है तो फिर नई नई शादी। जब से ये इस घर में आई है तब से सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आस पड़ोस की औरतें मुझसे खुद आकर बात करती है, मुझे अपने साथ घुमाने ले जाती है, कहती है क्या बहू लाई हो भाई। माँ, ये भाभी के आने की वजह से नहीं, भाभी की सुंदरता का कमाल है जो सारी औरतें आपसे बात करती है। सभी लोग भाभी से बात करना चाहते हैं। अरे जो भी हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ क्या मेरी बात चल रही है? लाइए भाभी, मैं चाय दे देती हूँ, आप बैठ जाइए। अरे तू क्यों देगी चाय? कहीं तेरे ऊपर गिर गई तो? ना। लेकिन माँ जी, क्यों, क्या हुआ? क्यों चाय मेरे ऊपर गिर जाएगी? अरे छोटी भाभी, माँ के कहने का मतलब है आप इतने सुंदर हाथों से काम करेंगी, अच्छा होगा कि आप ये काम निशा भाभी को ही करने दे। वैसे भी उन्हें आदत है ऐसे काम करने की। हाँ नेहा, माँ जी और ये सही बोल रही हैं। तुम बैठो, चाय पियो, मैं सब कर लूंगी। थैंक यू भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। अगले दिन। अरे आप कैसी बात कर रही हैं? आपको कैसे ना बुलाऊं? आपको अब यहाँ कौन नहीं जानता? अरे चांद का टुकड़ा है आपके घर तो। वो तो है। वैसे बधाई हो तुमको, तुम दादी बन गई। हाँ, एक और बात, जब आप मेरे पोते के नामकरण में आएंगी ना, तो प्लीज अपनी बड़ी बहू के बदले अपनी छोटी बहू को ले आना। क्या पता उसका हाथ लगने से मेरा पोता बड़ा होकर उसकी तरह सुंदर और गोरा चिट्टा बन जाए। हाँ, क्यों नहीं, जरूर लाएंगे। जो जेठानी आज से पहले पूरा घर संभालती थी, हर एक की जरूरतों का ख्याल रखती थी, देवरानी के आ जाने के बाद उसे सबने पूछना ही जैसे छोड़ दिया था। फिर एक रोज वो अपनी माँ से बात करती है। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? माँ, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर आना चाहती हूँ। वैसे भी इस घर में तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। माना मेरी देवरानी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि जो पहले से घर में है उसे इस तरह नज़रअंदाज कर दो कि उसे लगे कि वो है ही नहीं। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ दिनों के लिए रिलैक्स करने आना चाहती हूँ। अरे बेटा, कुछ नहीं होता, यह बस कुछ दिनों की बात है। देखना, जैसे ही कुछ साल बीत जाएंगे उसके साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अरे खूबसूरती कौन सा हमेशा रहती है, जो रहते हैं वो है गुण, और मेरी बेटी तो गुणों की खान है। पर माँ, आज के समय में गुण कौन देखता है? अगर माँ मैंने कुछ नहीं करा ना, तो मेरी हालत घर के उस सामान जैसी हो जाएगी जो घर पे रहे ना रहे, घर वालों को कोई मतलब नहीं। अरे तू क्या करेगी? ऐसा क्या कर सकती है कि घर वाले पहले की तरह तुझ पर ध्यान दे? देख बेटा, कुछ गलत ना कर लेना। ये सब जो भी हो रहा है ना, उस नेहा की वजह से हो रहा है। अगर नेहा इस घर से चली जाए ना, तो सब पहले जैसा हो जाएगा। तब घर के लोग मुझे सामान की तरह नहीं, एक इंसान की तरह ट्रीट करेंगे। अरे लेकिन तू उसे निकालने के लिए क्या कर सकती है? और वो क्यों जाएगी? उसका भी तो ससुराल है ना। बस आप देखते रहिए माँ, मैं क्या करती हूँ। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर है ये सब कुछ। ना माँ, और नहीं। फिर अगले दिन। नेहा, क्या तुम माँ जी को उनकी बीपी की दवाइयाँ दे दोगी? मैं ज़रा कुछ काम कर रही हूँ। माँ जी को वक्त पर दवाई देना ज़रूरी है, जानती ही होगी। हाँ भाभी, क्यों नहीं, कहाँ है दवाई? वैसे भी माँ जी ने मेरे लिए जितना किया है वो तो मेरी सगी माँ भी नहीं करती। ऐसा क्या कर दिया माँ ने? देखिए ना, कैसे महारानी बना कर रखती है मुझे वो। वरना मेरी माँ, उसने तो मेरी हालत नौकरानी वाली कर रखी थी। सुबह से लेकर रात तक घर का सारा काम, लेकिन यहाँ तो आराम ही आराम। वैसे कहाँ है दवाई? हाँ सही बात है, तेरे आने के बाद से तो इस घर में मैं ही नौकरानी बन गई हूँ। पर कोई ना, वो वहीं टेबल पर रखी होगी दवाई, दे दो माँ को, मैं खाना बनाती हूँ। देवरानी सास को दवाई देती है।
दवाई खाने के 5 मिनट बाद ही सास की तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? माँ जी की तबीयत यूं अचानक से कैसे बिगड़ गई? माँ जी का तो पहले ऐसा हाल कभी नहीं हुआ। इन्होंने कोई गलत दवाई ली है, इसलिए ऐसा हुआ है। वैसे क्या दिया था इनको आप लोगों ने? ये छोटी वाली बहू ने ही दवाई दी थी। बड़ी देती है तो ठीक रहता है, छोटी ने न जाने क्या खिला दिया। लेकिन मैंने तो बीपी की दवाई दी थी, ये देखिए ये दवाई थी। ये वो दवाई नहीं है जो ये खाती है, ये कोई दूसरी दवाई है। लाइए देखो ये किस चीज़ की है। डॉक्टर दवाई देखते हैं और फिर अरे ये तो नींद की दवाई है, वो भी एक्सपायरी वाली। मुझे दिखाओ। हाँ, ये वो दवाई नहीं है। माँ जी की दवाई तो ये वाली है। क्या है नेहा, माना सुंदर हो लेकिन थोड़ी अकल भी तो लगा लिया करो। क्या है नेहा भाभी, आपने माँ को दवाई देखकर क्यों नहीं दी? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आज आपकी वजह से माँ को कुछ भी हो सकता था। लगता है भगवान ने केवल शक्ल दी है, अकल नहीं दी, बुद्धि देना ही भूल गए। अगले दिन सुनो नेहा, टेबल पर फाइल्स पे कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। ऐसा करो उनको अच्छी तरह फाड़ कर फेंक दो, वो अब किसी काम के नहीं है। लेकिन भाभी ये किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स है और मैं कैसे फाड़ दूँ? अरे मेरे कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स है जो अब किसी काम के नहीं, इसलिए घर गंदा रहता है, सफाई का जिम्मा सारा मेरे पर है। मेरे घर में फालतू के कागज पड़े ही रहते हैं। देवरानी टेबल पर रखे सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ कर फेंक देती है। थोड़ी देर बाद भाभी यहाँ टेबल पर मेरी एक फाइल पड़ी हुई थी, आपने देखी क्या? अरे नहीं देखी देवर जी, वहीं होगी। भाभी वो सारी फाइल तो मैंने फाड़ के फेंक दी, आप ही ने तो कहा था। हाँ कहा तो था, लेकिन वो तो पुराने बेकार पेपर फाड़ने बोला था, तूने पढ़ा नहीं क्या? हाँ, भाभी ने बोला और आपने बिना देखे उसको फेंक दिया। अरे कल को निशा भाभी आपको कुएं में कूदने को कहेगी तो आप कूद जाएंगे क्या? आपके पास खुद का कॉमन सेंस भी नहीं है क्या? ये तुम कैसी बात कर रही हो? उसने बोला ना, गलती मेरी ही है, मुझे ही ठीक से बताना चाहिए था। नहीं नहीं भाभी, इसमें आपकी गलती नहीं है। ये भी तो एक बार फाइल खोलकर देख सकती थी। हर वक्त अपनी गलती आप पर ही डालती रहती है। कल भी जब माँ के साथ जो कुछ भी हुआ, हम लोगों ने इनको सुंदर सुंदर बोलकर बहुत सर पर चढ़ा रखा था, लेकिन सुंदर होने से कुछ थोड़ी ना होता है, गुण तो इनमें एक भी नहीं है। नेहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम नहीं जानती कि वो फाइल कितनी जरूरी थी। अब क्या करूं? आपकी उस फाइल की कोई कॉपी है क्या? हाँ भाभी, मेरे लैपटॉप में है। तो बस मीटिंग के लिए तब तक वो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। हाँ, वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं है। ऐसे ही जेठानी देवरानी को अपनी छोटी छोटी चालों में फंसाकर घर वालों को देवरानी के खिलाफ भड़का देती है, जिससे घर वाले देवरानी को घर से निकाल देते हैं। और ऐसे हमारी जेठानी जी देवरानी को घर से विदा करती है। शिल्पा अपने ससुराल में अपनी सास कांता, अपने पति वीरेन और अपने देवर अनुज के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। ऐसे ही एक दिन कांता अपनी बहू से कहती है, शिल्पा बहू, मैं सोच रही हूँ कि अनुज की शादी कर दूँ, क्योंकि अब अनुज भी शादी लायक हो गया है, इसलिए उसके हाथ पीले करने की सोच रही हूँ। वैसे इस बारे में तेरा क्या ख्याल है बहू? हे भगवान, अगर मम्मी जी ने अनुज की शादी कहीं और करवा दी तो इस घर में मेरा राजपाट खत्म हो जाएगा और इस घर में मेरी जो हुकूमत चलती है वो भी नहीं चलेगी। यानी मेरा राज खत्म। शिल्पा कुछ सोच, तुझे इस घर में अपने पैर पसारे रखना है, इसलिए तो देवर जी की शादी कहीं और होने नहीं दे सकती। लेकिन क्या करूं क्या करूं? आइडिया, क्यों ना मैं अपनी बहन की शादी अपने देवर जी से करवा दूं। इससे मेरी देवरानी उर्फ मेरी बहन मेरे कहे में भी रहेगी और मेरा राजपाट कहीं जाएगा भी नहीं। क्या सोच रही है बहू? मैं तुझसे बात कर रही हूँ। तेरे देवर की शादी की सोच रही हूँ मैंने तुझसे शादी के बारे में बात क्या करी? तू तो पता नहीं कौन से ख्याली पुलाव पकाने में लग गई। मम्मी जी, आपने तो वही बात कर दी, बगल में छुरा शहर में ढिंढोरा। क्या मतलब? मतलब ये कि मम्मी जी, मेरी बहन रजनी की शादी मैं अपने देवर जी से करवाना चाहती हूँ। अब आप ही देखिए ना,
अब जब मैं इतनी संस्कारी हो सकती हूँ तो भला मेरी बहन क्यों नहीं? मेरी बहन सुंदर होने के साथ साथ गुणी भी है। हाँ, उसको कुछ काम नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे सब सिखा दूंगी। आप बस हाँ करिए। वैसे शिल्पा सही बोल रही है, इसकी बहन रजनी है तो सुंदर। खैर मुझे क्या, घर में अच्छी बहू आ जाए, मुझे और क्या चाहिए। हाँ बहू, वैसे तेरा आइडिया खराब नहीं है। ठीक है मम्मी जी, मैं देवर जी की बात कल ही अपने मम्मी पापा से करती हूँ, और आप देखना मेरे मम्मी पापा मेरी बात को नहीं टालेंगे। अब क्या था, अगले ही दिन शिल्पा अपने मम्मी पापा के पास जाती है और रजनी की शादी की बात करती है। उसकी शादी की बात सुनते ही उसके पिता कहते हैं, शिल्पा बेटा, अभी हमारी रजनी बहुत छोटी है। तू तो जानती है ना कि हमारी रजनी अभी 8वीं कक्षा में है। वो अभी खुद बच्ची है, हम उसकी शादी कैसे करें? अभी वो खुद को संभाल नहीं पाती, घर गृहस्थी क्या संभालेगी? पापा मैं हूँ ना रजनी का ख्याल रखने के लिए, और अब जब आपकी बेटी उसकी ससुराल में उसकी जेठानी बनकर रहेगी तो इसमें खराबी क्या है? शिल्पा के बार बार बोलने पर और घर परिवार अच्छा देखने पर शिल्पा के पिता शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं और बेचारी रजनी का बाल विवाह कर दिया जाता है। शादी के कुछ ही दिनों बाद रजनी के ऊपर ससुराल की सारी जिम्मेदारियां आ जाती है, और ऐसे ही एक दिन, ओ रजनी बहू, कहाँ रह गई? तुझे समय नहीं दिखाई दे रहा क्या? सुबह के 6 बज गए हैं। अरे घर की औरतों को तो सुबह 4 बजे उठकर घर का काम कर लेना चाहिए। और एक ये महारानी है, 6 बज गए लेकिन अभी तक इसकी आँख नहीं खुली। अपनी सास की आवाज़ सुनकर रजनी जल्दी से बाहर आती है। मम्मी जी माफ़ कर दो, आज थोड़ा लेट हो गया उठने में, कल से ऐसा नहीं होगा। हाँ मैं जानती हूँ कल से ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या पता तुझसे आने वाले कल में भी दूसरी कोई गलती हो जाए, इसलिए सज़ा के तौर पर तुझे आज खाना नहीं मिलेगा, समझी? रजनी कुछ बोल पाती कि तभी कांता उसको वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद बेचारी पूरा दिन भूखी रहती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी तरस नहीं खाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हर छोटी गलती पर कांता रजनी को बड़ी सज़ा दिया करती। एक दिन रजनी से खाना जल जाता है और कांता चिल्लाते हुए किचन में आती है, जहाँ वो देखती है कि खाना जलने के साथ रजनी का हाथ भी जला हुआ है। लेकिन कांता को रजनी पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता और कांता इतनी छोटी सी गलती की सज़ा भी रजनी को देती है। राम राम राम, सारा खाना जला दिया। शिल्पा बहू, ओ शिल्पा बहू। क्या वो मम्मी जी, आप इस तरह से चिल्ला क्यों रही हैं? देखो तुम्हारी बहन ने खाने को जला दिया। अब हम आज रात को खाना क्या खाएंगे? पता नहीं कैसी बहन है तुम्हारी, और न जाने हमारी ऐसी कौन सी मत मारी गई थी जो हमने इस नाश पीटी को अपने घर की बहू बना लिया। हर समय सत्यानाश करती रहती है। माफ़ करना मम्मी जी, मैं रजनी को समझा दूंगी कैसे क्या चीज़ बनानी होती है। अरे तू तो तब समझाएगी ना जब ये काल कोठरी से बाहर आएगी। क्या मतलब मम्मी जी? मतलब ये कि इसकी वजह से हम लोग आज भूखे हैं और इसकी सज़ा इसे मिलेगी। ये गलती दोबारा ना हो, इसलिए इसको सबक तो सीखना ही पड़ेगा ना। रजनी बहू, आज से बल्कि अभी से तुम काल कोठरी में 2 दिन तक रहोगी, वो भी भूखे प्यासे। रजनी की आंखों से टपाटप आंसू गिर रहे थे और जैसे ही कांता वहाँ से जाती है वैसे ही रजनी अपना हाथ दिखाते हुए अपनी बहन को कुछ बोलती है। तभी शिल्पा उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहती है, तूने तो हद कर दी। अरे थोड़ा तो ध्यान रख, हर समय कोई ना कोई गलती करती ही रहती है, अब भुगत अपनी गलती की सज़ा। पर दीदी मेरा हाथ जल गया है। मुझे ना ये रोने का ड्रामा मत दिखा, समझी? अब भुगत अपनी सज़ा। जब देखो तब दिमाग खराब करती रहती है, तेरी वजह से मुझे भी मम्मी जी की डांट सुननी पड़ती है। रजनी को भला बुरा सुनाकर शिल्पा भी वहाँ से चली जाती है और रजनी को 2 दिन तक कांता काल कोठरी में बंद कर देती है। 2 दिन तक काल कोठरी में भूखे प्यासे रहने और हाथ जले होने की वजह से रजनी को तेज़ बुखार आ जाता है। उसको इतना बीमार देख कांता समधी जी को फ़ोन लगाती है। नमस्कार संधी जी, लगता है आपकी बेटी आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही याद कर रही है, तभी तो आपकी यादों में हमारी छोटी सी प्यारी सी बहू रानी ने खुद की तबीयत खराब कर ली।
मैं तो यही कहूँगी कि आप कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को घर ले जाइए और जब ठीक हो जाए तो हम उसे वहाँ से ले जाएंगे। अब हाँ, क्यों नहीं समधन जी, मैं कल ही रजनी को लेने के लिए आपके घर आ जाता हूँ। ठीक है समधी जी। इस तरह अगली सुबह रजनी के पिता रजनी को लेने उसके ससुराल आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो उसको लेकर चले जाते हैं। घर जाते ही रजनी अपने माँ बाप को ज़ोर से पकड़ती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर रजनी के पिता रोने का कारण पूछते हैं, जिसके बाद रजनी सारी बात बता देती है। ये सुनने के बाद रजनी के पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उनको खुद पर बहुत पछतावा होता है। पछताते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, भगवान, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी रजनी बिटिया का बाल विवाह कर। यदि मुझे पता होता कि उस घर में दरिंदे रहते हैं तो मैं अपनी फूल सी बेटी की शादी उन दरिंदों के घर में कभी न करवाता। उन दरिंदों के साथ रहकर मेरी बेटी भी दरिंदा बन गई है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी रजनी को इस नर्क से निकाल कर रहूँगा। रजनी के पिता रजनी को इस नर्क से निकालने का फैसला लेते हैं, जिसके बाद वो कुछ पेपर्स लेकर ससुराल जाते हैं और अपने छोटे दामाद अनुज से कहते हैं, बेटा अनुज, तुम्हारी पत्नी यानी मेरी बेटी रजनी हॉस्पिटलाइज हो गई है, इसलिए इस पेपर्स पर मुझे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। तुम इस पर साइन कर दो प्लीज़। अगर तुमने इन पेपर पर साइन नहीं किया तो डॉक्टर रजनी का इलाज शुरू नहीं करेंगे। जी बिल्कुल पिताजी। अनुज पेपर पर साइन कर देता है, जिसके बाद रजनी के पिता वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है, पर रजनी की कोई खबर नहीं मिलती, जिसके बाद अनुज अपनी माँ से कहता है, माँ, अभी तक रजनी अपने ससुराल नहीं आई है क्या? आपको क्या लगता है वो ठीक हुई होगी या नहीं? क्या पता बेटा, लेकिन जो भी है समय तो हो गया है। माँ, मैं तो कहता हूँ पड़े रहने दो उसको वहाँ पर। जब अक्ल आएगी ना तब अपने आप यहाँ आएगी। ऐसे कैसे पड़े रहने दे सकते हैं? अरे ब्याह कर लाए हैं हम अपनी बहुरिया को, और ससुराल की तो शान होती है बहू, इसलिए हम जाएंगे अपनी बहुरिया को लेने। अनुज की उसकी माँ के आगे एक नहीं चलती और अब अनुज अपनी पत्नी को अपने परिवार वालों के साथ लेने के लिए जाता है और अपने ससुर से कहता है, ससुर जी, आशा करता हूँ रजनी को यहाँ रहकर काफ़ी अच्छा लगा होगा, साथ ही वो ठीक भी हो गई होगी। मैं और मम्मी उसे लेने आए हैं। कहाँ है रजनी? उसे भेज दीजिए हमारे साथ। उस घर में तुम्हारी पत्नी नहीं, मेरी बेटी रहती है। अरे समधी जी, कैसी बात कर रहे हो आप? हम कहाँ बोले कि वो आपकी बेटी नहीं है, लेकिन समधी जी, ब्याह के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है, इसलिए उसे उसके ससुराल भेज दीजिए। समधन जी, मैंने कहा ना, अब वो ना तो आपके बेटे की पत्नी है, ना ही आपके घर की बहू। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी इस बात से बड़ा ही झटका लगा होगा, लेकिन याद करो, जब मैं तुमसे तुम्हारे घर साइन के लिए आया था, वो कोई हॉस्पिटल के पेपर्स नहीं थे, बल्कि डिवोर्स पेपर्स थे। अब मेरे बेटे का तुम लोगों से कोई नाता नहीं है। साथ ही मैं अपनी बड़ी बेटी से भी अपना रिश्ता, नाता सब कुछ तोड़ रहा हूँ, क्योंकि जिस घर में मेरी बेटी की इज्जत नहीं, उस घर में मेरी कोई बेटी नहीं। वो लोग कुछ बोल पाते इससे पहले ही रजनी के पिताजी उन सभी को घर से बाहर निकाल देते हैं और उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इस तरह अब रजनी को उन दरिंदों से छुटकारा मिल जाता है और वो आज़ाद हो जाती है। प्रतिभा अपने दोनों बेटे मनीष और प्रतीक की शादी करवा देती है और पायल और पूनम को बहू बनाकर अपने घर ले आती है। जहाँ पायल जॉब करती है, वहीं पूनम एक हाउसवाइफ है जो घर का काम करती है। अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब अगर भगवान का बुलावा भी आ जाए ना तो कोई गम नहीं। कम से कम इस बात की शांति रहेगी मुझे कि मेरे बेटों को देखने के लिए कोई है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है। एक दिन पायल शाम को अपने ऑफिस से लौटते वक्त कुछ शॉपिंग करती हुई आती है। आज बहुत दिनों के बाद इतने कपड़े लिए हैं मैंने, मन खुश हो गया शॉपिंग करके। पायल अपने पूरे बेड पर कपड़े बिखेर देती है और नहाने चली जाती है। इतने में ही पूनम पायल के कमरे में आ जाती है और कपड़े देखकर उसका मन भी मचलने लगता है। लगता है भाभी आज अच्छी खासी शॉपिंग करके आई है। मुझे भी शॉपिंग की कितना वक्त हो गया है, कल मैं भी जाऊंगी प्रतीक के साथ शॉपिंग पर। पूनम एक एक ड्रेस उठाकर देखने लगती है और अपने ऊपर लगाकर शीशे में देखती है। तभी पायल नहाकर बाहर आती है और कहती है, कैसे लगे कपड़े? अच्छे हैं ना? पता है मेरी पूरी सैलरी इसी में चली गई। सैलरी आने के साथ ही खर्च हो गई।
बहुत अच्छे है भाभी। वैसे कल ना मैं भी शॉपिंग पर जा रही हूँ। अच्छा है, जाओ जाओ। पता है बहुत ऑफर चल रहा है बगल वाले मॉल में, तो एक बार ना वहाँ ज़रूर जाके आना। पूनम के दिमाग में बस कपड़े घूमने लगते हैं और रात में जैसे ही प्रतीक आता है पूनम उसके पीछे शॉपिंग करवाने के लिए पड़ जाती है। ठीक है बाबा, कल हम भी चलेंगे, लेकिन बस एक ही ड्रेस लेना। नहीं, भाभी ने इतने सारे कपड़े लिए हैं, लेकिन किसी ने भी उन्हें मना नहीं किया, ना ही कुछ कहा। प्रतीक उस वक्त तो पूनम से कुछ नहीं कहता, बस मुंह घुमाकर सो जाता है। अगले दिन पूनम प्रतीक के साथ शॉपिंग पर जाती है और दम भर शॉपिंग करती है। अब 1 साल के लिए कपड़े भूल ही जाओ, अच्छा खासा लंबा चौड़ा खर्च हो गया है। पूनम प्रतीक की बातों को इग्नोर करके चल देती है। दिन बीतने लगते हैं। एक रोज़ पायल हुडा की एक लिपस्टिक खरीद कर लाती है। पायल के पास नई लिपस्टिक देखकर पूनम के मन में भी भंवरे उठने लगती है और वो तुरंत अपनी सास प्रतिभा के पास जाकर कहती है, मम्मी जी, मेरी ना सारी लिपस्टिक खत्म हो गई है, मुझे अब नहीं चाहिए। अच्छा, कल जाकर ले आना, मुझे भी कुछ काम है, हम साथ में चलेंगे कल। अगले दिन पूनम सुबह पहले ही तैयार होकर बाजार जाने के लिए खड़ी हो जाती है और पूनम को तैयार देखकर प्रतिभा कहती है, अरे शाम को जाना है और तू अभी से तैयार होकर खड़ी हो गई। अभी तो घर का सारा काम पड़ा है, पहले काम तो सलटा ले। वो मुझसे ना रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं रेडी हो गई। बिल्कुल बच्ची है तू। शाम में दोनों सास बहुएं शॉपिंग पर जाती है। दोनों अपनी अपनी शॉपिंग में लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही बिलिंग के समय प्रतिभा को लिपस्टिक का रेट पता चलता है तो वो अपने कलेजे पर हाथ रख लेती है। अरे इतनी महंगी लिपस्टिक कौन लगाता है बहू, कोई सस्ती सी ले लेती। मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने इतनी महंगी लिपस्टिक नहीं ली। एक खरीदने के लिए सोचना पड़ता है और तूने 2-2 ले लिया। मम्मी जी, भाभी जी तो इसी कंपनी की लगाती है। प्रतिभा कुछ नहीं कहती और दोनों वहाँ से सामान लेकर चले जाते हैं। अब पूनम की नज़रें पायल के ऊपर ही रहती। जो भी चीज़ पायल के पास होती वो पूनम को चाहिए होती है। इसी तरह घर का माहौल बिगड़ने लगता है। एक दिन पायल आईफोन लेकर आती है। पायल के हाथ में आईफोन देखकर पूनम पागल हो जाती है। उसकी आंखें टिमटिमाने लगती है और उसी वक्त वो प्रतीक के पास पहुंच जाती है और अपना फ़ोन बेड पर फेंक कर कहती है, मुझे आईफोन चाहिए, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। ये कौन सा तरीका है? जब देखो तुम्हें कुछ न कुछ चाहिए होता है, कभी ये तो कभी वो। अच्छा, तो भाभी को कोई क्यों कुछ नहीं कहता? वो भी तो दिन भर कुछ ना कुछ खरीदती रहती है। मैं घर पर रहती हूँ, इसलिए आप मुझसे ये सब कह रहे हैं ना? नहीं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि रोज़ फिजूल के उड़ा सकूँ। भाभी कमाती है इसलिए वो खर्च करती है। तुम भी कमाओ, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। मेरे पास तुम्हारे फ़ोन लेने के पैसे नहीं है। अब पूनम तमतमा जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो अपनी सास प्रतिभा के पास जाकर कहती है, मम्मी जी, मुझे भी भाभी की जैसा आईफोन चाहिए। ये आईफोन कितने का आता है? बस 1 लाख का। क्या 1 लाख? दिमाग तो तेरा ठिकाने पर है ना? अरे बहू, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आजकल रोज़ रोज़ तुझे कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे उड़ाने के लिए फिजूल में? अच्छा, मैंने कुछ मांग लिया तो वो फिजूल खर्च हो गया। और भाभी रोज़ कुछ न कुछ खरीदती है, वो कुछ नहीं, वो सब उनके काम का सामान है ना? अरे पायल कमाती है, वो अपने पैसे से कुछ भी करे, उससे मुझे क्या? तू भी कमा, फिर हम क्यों तुझे बोलेंगे? मेरा बेटा बड़ी मेहनत से कमाता है और तू उसकी कमाई को पानी में फेंक देती है। कोई सस्ता फ़ोन लेना होगा तो ले ले, इस तरह से तो घर ही नहीं चलेगा। प्रतीक ने भी यही कहा और आप भी अब मुझे यही सुना रही हैं। आप लोगों को तो पहले से ही पता था कि मैं जॉब नहीं करती हूँ। आप लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। इतना कहकर पूनम वहाँ से चली जाती है और रात भर नहीं सोती। उसके दिमाग में बस आईफोन चलते रहता है। किसी भी तरह उसे आईफोन चाहिए होता है। ये कौन सी बात हुई? मैं नहीं कमाती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा? मैं आईफोन तो लेकर ही रहूँगी। मैं भाभी से किसी भी रूप में कम नहीं हूँ। अभी भी मेरे पास हुक्म का एक का बाकी है। अगली सुबह पूनम उठने के साथ ही अपने ससुर सुदन के पास पहुंच जाती है सुबह की चाय लेकर। तेरे हाथों में जादू है बहू, चाय पीते ही सर दर्द जैसे छू मंतर हो जाता है। तुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे कह देना। पापा जी, मुझे ना आईफोन चाहिए।
भाभी के पास भी है। सुदन को आईफोन का दाम पता नहीं था और वो कहता है, ठीक है बहू, ले ले तू आईफोन, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, ये लेकर जाना तू। थैंक यू पापा जी। शाम में पूनम आईफोन खरीद कर ले आती है और जैसे ही सुदन के अकाउंट से 1 लाख कटने का मैसेज आता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है, बहू ये क्या है, कौन इतना महंगा फ़ोन लेता है? पापा जी, भाभी ने भी तो लिया है। अरे वो कमाती है, वो अपने पैसे से कुछ भी ले, उससे क्या? मुझे पता होता कि तुम इतना महंगा फ़ोन लोगी तो मैं तुम्हें कभी भी फ़ोन लेने की इजाज़त नहीं देता। अभी के अभी फ़ोन वापस करके आओ। पूनम को आईफोन वापस करके आना पड़ता है, जिसके कारण उसके दिल में पायल के लिए जलन और नफरत भर जाती है। पूनम को अब दिन भर ताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। एक रोज़ पूनम जब बाजार से घर लौट रही होती है तब पड़ोस की एक औरत उससे कहती है, तेरा अच्छा है, आराम से घर पर रहो। बेचारी पायल सुबह पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाती है और थक हार कर घर आके अपना काम भी करती है। ऐसा भी कोई तीर नहीं मारती है भाभी। पूनम का मुंह बन जाता है और वो चिड़चिड़ाकर वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने के साथ ही वो देखती है कि प्रतिभा की सहेली सुधा आई हुई है और वो पूनम को देखते ही कहती है, पायल बहुत मेहनती है, कमाती है, वो जो चाहे करे अपने पैसे से। लेकिन आजकल तो किसी को कुछ दिखता ही नहीं कि सामने वाली कमाती है तब खर्च करती है, बस बराबरी करने चले आते हैं। प्रतिभा तेरी पायल जैसी बहू सभी को मिले, पूरा दिन काम करती है और रात थक कर आकर भी अपना काम खुद करती है, यह किसी को नहीं दिखता। यही तो बात है ना, क्या करूँ, किसी को कितना भी समझा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूनम चिड़चिड़ाती हुई रसोई में चली जाती है। ये लोग एक मौका भी नहीं छोड़ते मुझे ताना मारने का। मैं दिन भर घर के काम करती हूँ, ये किसी को नहीं दिखता। पूनम चाय लेकर आती है और सुधा को देती है। इतने में पायल भी ऑफिस से घर लौट आती है और सुधा पूनम से कहती है, तेरा अच्छा है बहू, तू दिन भर घर पर जो रहती है। बेचारी पायल इतनी धूप से आई है, इसके लिए भी कुछ चाय पानी ले आ। अरे क्या हुआ पायल, आज तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? वो मम्मी जी, आज मेरे ऑफिस के कुछ लोग खाने पर आ रहे हैं। पूनम तू खाना बना लेना, कम से कम 5 तरह की सब्ज़ी बनाना, वे लोग खुश होकर जाने चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बनाएगी, ऐसे भी बैठे बैठे दिन भर करती ही क्या है, इसी बहाने इसका मन भी लग जाएगा। मन मार कर पूनम को हाँ कहना पड़ता है और वो दोपहर से ही खाना बनाने में लग जाती है। रात में जब पायल के ऑफिस के लोग आते हैं, पूनम खाना लगाती है और खाने की खुशबू पूरे हॉल में फैल जाती है। खुशबू तो पायल बहुत अच्छी आ रही है, लगता है पूनम ने बहुत मेहनत की है। खाना खा के पता चलेगा कि खाना कैसा है, अच्छा भी है या बस खुशबू ही आ रही है। सभी हंसने लगते हैं। पूनम कुछ कहती उससे पहले ही पायल कहती है, वैसे खाना पायल ने नहीं, मैंने बनाया है। दोपहर में आने के बाद से ही मैं रसोई में आ गई थी। वैसे तो सभी मेरे हाथ के खाने की तारीफ़ करते हैं, अब देखना है कि आप लोगों को कैसा लगा। सुबह से काम कर कर के थक गई हूँ, इसलिए पूनम खाना परोस रही है। अरे वाह, हमें तो ये पता ही नहीं था कि तुम खाना भी बना लेती हो। पूनम खाना परोसती है। सभी खाना खाकर खुश हो जाते हैं और तारीफ की पूल बांध देते हैं। खाना तो लाजवाब बना है, मन खुश हो गया खाना खाकर। हाँ पायल, रेस्टोरेंट से भी अच्छा खाना बना है। अब हर वीकेंड हमें बुला रही हो ना खाने पर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सभी खा पी कर चले जाते हैं, लेकिन पायल पूनम को एक बार भी धन्यवाद नहीं करती खाना बनाने के लिए। पूनम को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि पायल ने सबके सामने उसका नहीं खुद का नाम ले लिया। रात में थक कर पूनम अपने कमरे में जाती है, जहाँ प्रतीक उससे कहता है, भाभी के बॉस आए थे घर। क्या बात है, लगता है भाभी का ऑफिस में बहुत दबदबा है। ये सब तुम कैसे समझोगी, तुम तो घर पर रहती हो। हाँ हाँ, तुम भी क्यों पीछे रहोगे, पूरी दुनिया तो मुझे ताना मारती है और अब तुम भी ताना मारो मुझे। मैं दिन भर रसोई में सड़ती रहती हूँ इतनी गर्मी में, लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आता। पायल के रवैये से पूनम का मूड खराब तो रहता ही है, ऊपर से प्रतीक की ऐसी बातों से उसका मन टूट जाता है। कुछ दिनों बाद एक रोज़ पायल पूनम से कहती है, आज फिर से खाने पर मेरे ऑफिस के कुछ लोग आ रहे हैं, अच्छा बना लेना कुछ। देख मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए पूनम। लेकिन भाभी, आज तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या? ये सब क्या है? मायके किसी और दिन चली जाना।
तुम ऐसे भी कौन सा पहाड़ तोड़ती हो, घर पर ही तो बैठी रहती हो, मायके फिर कभी चली जाना। पायल की बातें पूनम को चुभ जाती है और वो पायल को सबक सिखाने का ठान लेती है। वो खाना सभी के लिए ज़रूर बनाती है, लेकिन खाने में नमक और मिर्ची ज़्यादा डाल देती है। आज भाभी को उनकी औकात समझ में आएगी, खुद को बड़ी अफसरनी समझती है ना। रात को ऑफिस के लोग आते हैं। पूनम खाना परोसती है। खाना का एक निवाला खाते ही सभी का मुंह बन जाता है। क्या हुआ सर? लगता है आज तुमने खाना नहीं बनाया। लगता है हमारे बार बार आने से तुम परेशान हो गई हो। अरे नहीं नहीं, ऐसे क्यों कह रहे हो आप लोग, मैंने तो बड़े ही मन से खाना बनाया है। क्या हुआ, कुछ तो बताइए। खाने में नमक और मिर्ची कितनी ज़्यादा है। मुझे तो लगा जैसे तू स्कूल में टॉपर थी, वैसे ही खाने में भी तू टॉपर है। क्या टॉपर? भाभी तो 12th क्लास की फेल हो गई थी। भाभी, आपने इन लोगों को बताया नहीं क्या, आपके पापा की सोच से आपको ये नौकरी मिली है? क्या मतलब तुमने हम लोगों से झूठ कहा? अरे कितना फेंकती हो तुम पायल। सभी बिना खाए पिए वहाँ से चले जाते हैं और पायल की अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है। गुस्से में लाल पायल पूनम से कहती है, ये सब तुमने क्यों किया? इतना गंदा खाना बनाया मुझे नीचा दिखाने के लिए। ठीक है, मैंने ख़राब खाना बनाया है तो कल से आप खाना बना लेना। वैसे भी सब यही तो कहते हैं कि मैं दिन भर बैठी ही तो रहती हूँ। अब पूनम घर के सारे काम करना छोड़ देती है और पायल को ऑफिस के साथ साथ घर के भी काम करने पड़ते हैं। टाइम पर खाना पीना ना मिलने के कारण सुदन, प्रतिभा और प्रतीक को पूनम की अहमियत समझ में आने लगती है। एक रोज़ रात को देर से पायल ऑफिस से आती है और फिर खाना बनाने रसोई में जाती है। भूख से प्रतीक की हालत ख़राब होती है और वो कहता है, पूनम जब खाना बनाती थी तो खाना टाइम पर मिल जाता था, अब तो किसी भी वक्त समय पर खाना ही नहीं मिलता। सही कहा तूने बेटा, हम सबको लगता था कि पूनम करती ही क्या है, लेकिन पूनम जो करती थी ना, वो करना सबके बस की बात नहीं है। इतने में ही पायल रोटी लेकर हॉल में आती है। मम्मी जी, मैंने रोटी बना ली है और सब्ज़ी ज़ोमेटो से ऑर्डर कर दी है। क्या? पूनम ने एक दिन भी हमें बाहर का खाना नहीं खिलाया। बाहर का खाना खाने से मेरा पेट खराब हो जाता है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि पूनम क्या करती थी। बाहर का काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन घर संभालना सबके बस की बात नहीं। पूनम तो मुझसे कई ज़्यादा मेहनत करती थी, लेकिन हम सब ने उसकी अहमियत नहीं समझी और उसे बस ताने दिए। अब सबको पूनम की अहमियत समझ में आ जाती है।